तो बच्चों मीर कासिम के बारे में ये बता रहे थे। आज की क्लास में मीर कासिम नवाब बना बंगाल का। बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी बड़ा क्षेत्र दे दिया था। चिटगांव, बर्दवान, मिदनापुर, इनकी जमींदारी ब्रिटिश कंपनी को दे दिया और ब्रिटिश कंपनी के तमाम पदाधिकारियों को खूब पैसा इसने दिया। तब जाके मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को नवाब पद से हटना पड़ा, कारण कि मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था। ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से भगाने के लिए वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मीर कासिम ब्रिटिश कंपनी के कई पदाधिकारियों को खूब डोनेशन दिया, रेंशन दिया, खूब ब्राइब दिया, तब जाके नवाब बना। काफी पैसा खर्चा किया और वैसे ब्रिटिश कंपनी को लगने लगा कि मीर जाफर से अब उनको कोई फायदा नहीं है, बल्कि मीर जाफर अंग्रेजों को भगाने के लिए डच कंपनी का साथ भी ले रहा था। सो बच्चों, नवाब बनने के बाद अब देखो, मीर जाफर ने देखा कि जब कंपनी से इसका समझौता हो गया तो यह ऑटोमेटिक मीर जाफर पद छोड़ के हट गया। ये नवाब बन गया। नवाब बनने पर इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चटगांव ये जमींदारी दिया, मिदनापुर, बर्दवान ये जमींदारी दे दिया। चटगांव तो आप जानते हैं बंगाल में, मिदनापुर बंगाल में, बर्दवान बंगाल में, इन तीनों की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जमींदारी बोले कि इसका मतलब होता है बच्चों, पूरा अधिकार इस क्षेत्र का ब्रिटिश कंपनी को नवाब बनने के उपलक्ष्य में दिया और खूब पैसा इसने कंपनी के कर्मचारियों को दिया, अधिकारियों को दिया। तो इस वे में नवाब बना। आपको हमने बताया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना अधिकार प्राप्त किया तो मुगल किंग जब डिक्लाइन होने लगा तो मुगल किंग फर्रुखशियर ने 38 गांव की जमींदारी ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में दे दिया था। मीर जाफर जब नवाब बना तो 24 परगना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और जब मीर कासिम नवाब बना तो यह तीनों क्षेत्र कंपनी को दे दिया। अर्थात यहां से कंपनी से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, यह सारा क्षेत्र कंपनी के नाम से कर दिया, अर्थात कंपनी को यहां की जमींदारी दे दिया। अब बच्चों, मीर कासिम नवाब बनने के बाद इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके ढाक मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। तो कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब देखिए, मुंगेर बिहार में है और ये मुर्शिदाबाद कलकत्ता के समीप था। तो दूसरी बार कैपिटल शिफ्ट किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम कैपिटल किसने शिफ्ट किया था, तो पहली बार बच्चों कैपिटल को मुर्शिद कुली खान ने शिफ्ट किया था, ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। यह सेकेंड टाइम था जब कैपिटल बंगाल की शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुर्शिदाबाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कासिम बाजार और फोर्ट सेंट विलियम के काफी करीब था, जिस पर अंग्रेज किसी भी वक्त कब्जा कर सकते थे। और कैपिटल में आप जानते हैं ट्रेजरी होता है, यानी कोष होता है, और फैमिली भी होता है। तो कोष और फैमिली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेफ्टी के लिए, मीर कासिम ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुंगेर कलकत्ता से काफी दूर पड़ता था, जहां मीर कासिम अपनी ट्रेजरी और फैमिली को सुरक्षित रख सकता था। और देन ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट में
कुछ सख्त कदम उठा सकता था। तो इस तरह से सेकेंड टाइम राजधानी चेंज किया था। तो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुंगेर बच्चों बिहार में है और मुर्शिदाबाद बिल्कुल कलकत्ता के समीप था। ब्रिटिश कंपनी किसी भी समय मुर्शिदाबाद पर कब्जा कर सकती थी। इसने अपनी फैमिली और ट्रेजरी को सेफ स्थान पर लाया और देन इसके बाद मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाया। क्या कदम उठाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त फरमान और दस्तक को इसने समाप्त कर दिया। सत्ता में आने के बाद ब्रिटिश कंपनी के फरमान और दस्तक के अधिकार को समाप्त कर दिया। ये फरमान और दस्तक का अधिकार मुगल किंग फारूक शेर ने दिया था। मीर कासिम बंगाल का सबसे अच्छा नवाब था, इसीलिए अच्छा नवाब था। सत्ता में आने के बाद ब्रिटिश कंपनी के मुक्त व्यापार का अधिकार बंगाल में समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापारियों को भी बंगाल में फ्री में अधिकार दे दिया कि जब ब्रिटिश कंपनी मुक्त में इंडिया में व्यापार कर सकते हैं तो भारतीय व्यापारी बंगाल में मुक्त में व्यापार क्यों नहीं कर सकते हैं। सॉल्ट पर छोड़कर, नमक पर छोड़कर बाकी सब व्यापार इंडियन व्यापारियों को फ्री कर दिया था इसने और ब्रिटिश कंपनी के दस्तक और फरमान को समाप्त किया। देखिए, पहला कदम तो इसने यही उठाया कि सोचा कि अगर भारतीय व्यापारियों को बंगाल में मुक्त में व्यापार का अधिकार दे देंगे तो अंग्रेज प्रोटेस्ट करेंगे और फिर हम कहेंगे कि भाई तुम भी व्यापारिक अधिकार के बदले में टैक्स दो, तब हम इंडियन पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो बाद में मीर कासिम ने ब्रिटिश कंपनी के फरमान और दस्तक को समाप्त कर दिया। फरमान और दस्तक, फरमान एवं दस्तक, यह 1717 में फारूक शेर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दिया था। मुगल किंग फारूक शेर ने फरमान और दस्तक ब्रिटिश कंपनी को दिया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सालों साल फ्री में व्यापार करेगी और मुगल किंग को केवल 3000 रुपया सालाना दिया करेगी। तो इसने क्या किया? मीर कासिम ने दोनों अधिकार हटा दिए। मीर कासिम रिमूव्ड, दोनों अधिकारों को मीर कासिम ने हटा दिया। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब अधिकार बंगाल में हटा दिया तो ब्रिटिश कंपनी बौखला गई और मीर कासिम के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफेंसिव हो गई। ऑफेंसिव माने आक्रामक हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मीर कासिम भी ऑफेंसिव हो गया। मीर कासिम झुकने वाला नहीं था। बेस्ट नवाब बंगाल का अगर पूछे तो यही लगाइएगा, बेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। यह बंगाल का सबसे अच्छा नवाब था बच्चों, सबसे अच्छा नवाब था। कंपनी को इसने अधिकारों से वंचित कर दिया, भारतीय व्यापारियों को तमाम अधिकार दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से बुरा मान गई, सोचा कि हमने मीर कासिम को नवाब बनाया और हमारे ही खिलाफ मीर कासिम ने फरमान दस्तक हटा करके टैक्स लगा दिया कि पहले टैक्स दे लो फिर ट्रेड करो। यही नहीं किया, इसने मीर कासिम ने 4 चेक पोस्ट बना दिया ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट। कलकत्ता में, पटना में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में 4 चेक पोस्ट बना दिया। इन चेक पोस्ट पर ब्रिटिश कंपनी के व्यापारी पहले टैक्स दे लें फिर बंगाल में ट्रेड करें। तो 4 चेक पोस्ट भी बना दिया। 4 चेक पोस्ट्स कहां कहां बच्चे? कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और पटना में।
कि बंगाल में तीन प्रेसिडेंट, ये तीनों आते थे ना, कलकत्ता, बॉम्बे, सॉरी कलकत्ता नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे ना। तो 4 चेक पोस्ट बना दिया, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में। अब यहां पर टैक्स दे लो, फिर आप बंगाल में ट्रेड करो। इस बात से अंग्रेज बुरा मान गए कि हमने इसको नवाब बनाया, हमारे खिलाफ इसने चेक पोस्ट बना दिया, लेकिन अभी हटने वाला नहीं है। छोटी छोटी झड़प 3-4 जगह लड़ा गया, कटवा में लड़ा गया, मुर्शिदाबाद में लड़ा गया, गिरिया में लड़ा गया, बर्दवान में लड़ा गया, यानी छोटी छोटी झड़प। जब ये टैक्स बढ़ा लगा दिया तो मीर कासिम के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफेंसिव हो गई। छोटी छोटी 3-4 लड़ाइयां लड़ी गई, नाम मात्र की। अंत में 1763 में, 1763 में मीर कासिम अवध चला आया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिला, और फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, देन उसके बाद मुगल किंग शालम सेकेंड से समझौता करके तिकड़ी बना लिया। तीनों की सेना कंबाइंड होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में लड़ी। तो 22-23 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, शालम सेकेंड मुगल एम्परर, तीनों की कंबाइंड सेना लगभग 40,000 के करीब थी। जबकि ब्रिटिश कंपनी की सेना में मुश्किल से 3-4 हजार के करीब सेना थी, जिसमें से 850-900 के करीब यूरोपियन सिपाही थे, बाकी सब इंडियन सिपाही और घुड़सवार थे, जिनका नेतृत्व ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने किया था। तो इस तरह से बच्चों यह लड़ाई बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये लड़ाई बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 1764 में 22-23 अक्टूबर को लड़ी गई थी। हालांकि वैसे 1763 में जब मीर कासिम अवध चला आया, लखनऊ चला आया, सुजाउद्दौला के पास चला गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया था। मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ब्रिटिश कंपनी को लगने लगा कि मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर है, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। क्योंकि मीर जाफर कुछ बोलता नहीं था, तो 1763 में ही अपॉइंट कर दिया था, जबकि मीर कासिम स्वयं को अपने आप को बंगाल 1764 तक माना, जब तक कि बक्सर की लड़ाई नहीं लड़ा। तो मीर कासिम ने भी बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहने दिया, जो कि मीर कासिम ने दिया था। चूंकि मीर कासिम पहले दिया, बाद में छीन लिया था। मीर कासिम ने पहले देकर वापस ले लिया था। तो मीर जाफर जब 1763 में दोबारा नवाब बना, तो उसने चटगांव, मिदनापुर, बर्दवान की जमींदारी ब्रिटिश कंपनी को पुनः दे दिया था। तो अब बच्चे 22-23 अक्टूबर इस दिन को 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई बक्सर बच्चों बिहार में है। 1763-64 में 22-23 अक्टूबर के दिन यह लड़ाई लड़ी गई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था। 3 कंबाइंड सेना, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, यह मीर कासिम बंगाल का नवाब, शालम सेकेंड मुगल किंग था, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, यह अवध का नवाब था। तीनों की सम्मिलित सेनाएं इकट्ठा होकर लड़ी।
इनकी सेना लगभग 40,000 के करीब थी। लेकिन आपको बताएं कि ने हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की कंबाइंड सेना को बुरी तरह से हराया था। तो बच्चों तीनों हार गए। मीर कासिम अवध के रास्ते अजमेर अलवर होता हुआ दिल्ली चलाया। बाद में दिल्ली में कटवा नामक स्थान पर रुका, जहां 1777 में मीर कासिम का देहांत हो गया था। अज्ञात व्यक्ति के रूप में मीर कासिम दिल्ली के कटवा नामक स्थान पर मर गया था। और वैसे तो एक हाथी पर इसने अपने कुछ संपत्ति मुंगेर से हाथी पर लादकर अवध होता हुआ, अवध यानी लखनऊ, फिर उसके बाद ये राजस्थान साइड में गया, अलवर साइड से होता हुआ देन यह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में अननोन प्लेस में काफी दिन तक रुका। 1777 में 1777 में कटवा नामक स्थान पर उसका देहांत हो गया था। जबकि शालम सेकेंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैद कर लिया। कहां पर? इलाहाबाद किले में, प्रयागराज के किले में। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, इस किले में उसको कैद कर लिया गया था। तो शालम सेकेंड को गिरफ्तार कर लिया गया और शुजाउद्दौला बच्चों यह अवध भाग गया था। शुजाउद्दौला अवध चला गया था। इस तरह से बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णायक लड़ाई जीता था। इसमें कोई चीटिंग नहीं किया था। यह लड़ाई बेहद निर्णायक लड़ाई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विशाल कंबाइंड सेना को ब्रिटिश यूरोप की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ने बुरी तरह से हरा दिया था। तो इस तरह बच्चों बक्सर की लड़ाई जीत लिया था। आपको पता होगा यही वह समय था जब दक्षिण भारत में थर्ड कर्नाटिक वार भी चल रहा था। थर्ड कर्नाटिक वार 1763 में जाके समाप्त हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव इस समय दक्षिण भारत में था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व नहीं कर पाया, बल्कि बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव साउथ में था। और आप जानते हैं 1763 में पीस ऑफ पेरिस के द्वारा यूरोप में समझौता हो गया। उसी समझौते को ब्रिटिश कंपनी ने भारत में लागू किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी वापस लौटा दिया था ना, बताए थे आपको। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां ये नहीं था कि मीर कासिम को फिर ना, मीर कासिम भाग गया। मीर जाफर को नवाब अपॉइंट किया जा चुका था। तो मीर जाफर बच्चों 1763 से कह सकते हैं या 64 भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, से 1765 तक ये नवाब था। अर्थात मीर जाफर 1765 में ही मर गया था। तो सेकेंड टर्म ये नवाब बन गया, लेकिन पॉपेट था। पॉपेट तो जानते ही हैं, पॉपेट का मतलब होता है कठपुतली। तो यह एक कठपुतली की तरह 1765 में नवाब रहा। इसने ब्रिटिश कंपनी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से बंगाल को चलाना स्टार्ट किया था। लेकिन बक्सर की लड़ाई को जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टर्स बैठते थे। ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों ने डिसाइड किया कि जिस व्यक्ति ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी के शासन को स्थापित किया है, जिस व्यक्ति ने यानी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी की पावर को स्थापित किया है, उसी व्यक्ति को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनाया जाए। तो इस तरह से ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों ने डिसाइड करके रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनाकर भेजा। 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड क्लाइव के नाम से बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनकर आया। तो बच्चे इस तरह से मीर जाफर उस समय था जब रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड क्लाइव के रूप में फर्स्ट गवर्नर के रूप में बंगाल में आया, तब यह था। तो कई समझौता किया था। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ आपको बताते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चूंकि इतना विधिवत तरीके से हम आपको बता रहे हैं और इतना डिटेल में भी करा रहे हैं, कम नहीं है। पीसीएस लेवल का, मेंस आप दे सकते हैं, यूपीएससी का, प्री आप बिल्कुल इससे दे सकते हैं, यूजीसी नेट वगैरह, जेआरएफ वगैरह भी इससे दे सकते हैं हिस्ट्री में। तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल बच्चे। इतना डेप्थ में कहीं कराता नहीं कोई, किसी भी चैनल पे आप देख लो। तो इस तरह से लॉर्ड क्लाइव
1765 से लेकर 1767 तक फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनकर ही आया। तो रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड क्लाइव के रूप में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनकर आया था। बच्चों, ये रॉबर्ट क्लाइव जो था वही लॉर्ड क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव जानते हैं ब्रिटिश कंपनी में एक क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ज्वाइन किया तो वह एक क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था। लेकिन देखें किस तरह से एक क्लर्क बंगाल का पहला गवर्नर बनकर निकला। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, कौन सा ऐसा व्यक्ति था क्लर्क के रूप में कंपनी को ज्वाइन किया था, तो यह एक क्लर्क के रूप में आया था और फर्स्ट गवर्नर बनकर निकला। फर्स्ट गवर्नर बना और ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक ट्रेडर कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। इस व्यापारिक कंपनी को एक रीजनल पावर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश converted British company, a trading company, into a regional power. So Robert Clive converted a trading company into a regional power. That's why he was appreciated and was awarded by the directors of British company as the first governor of Bengal. So Lord Clive, when came to India, he had to settle so many problems. डायरेक्टर्स ने यही डिसाइड किया कि जिस व्यक्ति ने व्यापारिक कंपनी को एक रीजनल पावर में कन्वर्ट किया और जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना काफी डेडिकेशन दिया, उस व्यक्ति को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाए। लेकिन आपको बताएं कि ब्रिटिश कंपनी ने इसको तो अवार्ड दिया, लेकिन जब 1767 में 1767 में लॉर्ड क्लाइव वापस इंग्लैंड गया तो लॉर्ड क्लाइव के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था। इंडिया में ऐसे दो गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। इम्पीचमेंट का मुकदमा इंपोज किया गया था। वैसे जो गवर्नर और गवर्नर जनरल होते थे उन पर इम्पीचमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही चल सकता था। चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इतना पावर था कि ब्रिटिश कंपनी के जितने भी गवर्नर या जितने भी वाइसराय गवर्नर जनरल इंडिया में आएंगे उन पर महाभियोग का मुकदमा केवल ब्रिटिश संसद में चलेगा। दो ऐसे गवर्नर गवर्नर जनरल हैं जिन पर ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट का मुकदमा चलाया था। इनमें एक पहला यही है लॉर्ड क्लाइव। चूंकि लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ सांसदों ने इस पर लॉर्ड क्लाइव पर यह आरोप लगाया कि इसने इंडिया में गलत तरीके से खूब पैसा अर्न किया, और वाकई में ऐसा था। गलत तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने इंडिया में खूब पैसा बनाया था। इसी वजह से इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1767 जब वापस गया तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन बाद में इसको क्षमा कर दिया गया था। परंतु लॉर्ड क्लाइव सुसाइड कर लिया था। सुसाइड कैसे किया? चाकू घोंपकर अपने आप को मार लिया था। तो ऐसा गवर्नर लॉर्ड क्लाइव जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चला, महाभियोग पास नहीं हुआ, इसको क्षमा कर दिया, लेकिन उससे पहले लॉर्ड क्लाइव सुसाइड कर लिया था। दूसरा ऐसा गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट का मुकदमा चला था। उस पर भी यही आरोप था कि इसने इंडिया में खूब गलत तरीके से पैसा अर्न किया है, गबन किया है, जिस पर महाभियोग चलाया गया। लेकिन इसके महाभियोग में इसको भी क्षमा कर दिया गया था। किसको? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को क्षमा कर दिया गया था। उसने सुसाइड नहीं किया था, वो जीवित था। तो दो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग का मुकदमा चला। एक तो लॉर्ड क्लाइव, दूसरा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। तो एक क्लर्क के रूप में आया। अब इंडिया में बंगाल में आने के बाद इसने क्या किया बच्चे? सबसे पहला कदम इसका यही था,
1765 में द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि बेहद इंपॉर्टेंट है। दो संधियां हुई थी। पहली संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें लॉर्ड क्लाइव था, और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। बच्चों, ये सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। तो पहली संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में शामिल हुए थे और इन्होंने मीर कासिम का साथ दिया था, इसलिए इनके साथ ब्रिटिश कंपनी का समझौता जरूरी था। हला इनसे दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस संधि में। एक तो यह था कि इनसे कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद के समीप, और इलाहाबाद, इनसे कड़ा मानिकपुर अवध के नवाब से ले लिया। अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद, यूं कह सकते हैं कि इलाहाबाद में ही है ये। तो इलाहाबाद, कड़ा मानिकपुर, यह क्षेत्र अवध के नवाब से ले लिया और इसको शालम सेकंड को दे दिया। शालम सेकंड तो आप जानते हैं मुगल शासक था। तो शालम सेकंड मुगल किंग को कड़ा मानिकपुर दे दिया। किन से लेकर भी दिया गया? अवध के नवाब से लेकर। अवध के नवाब से लेकर मुगल किंग को दे दिया। दूसरा बच्चों क्या था? ₹50 लाख, 50 लाख रुपया अवध के नवाब के ऊपर फाइन लगाया गया। ब्रिटिश कंपनी ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपया जुर्माने के रूप में लिया, क्योंकि इसने मीर कासिम का साथ दिया था बक्सर की लड़ाई में। और तीसरा, बनारस के राजा बलवंत सिंह को कहा कि अवध का नवाब स्वतंत्र रखे, अर्थात बलवंत सिंह बनारस के राजा, इनको स्वतंत्र कर दो, इनसे आप कोई टैक्स वसूल ना करो। बलवंत राय, बलवंत सिंह लिखें या बलवंत राय भी लिख सकते हैं, इनको अवध से स्वतंत्र करवा दिया। अवध से स्वतंत्र करवा दिया। तो इस तरह से तीन मेन बातें हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चों बनारस को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया था, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस संधि के द्वारा कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद अवध के नवाब से ले लिया, शालम सेकंड को दे दिया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया लिया गया। बलवंत सिंह, ये बनारस के राजा थे, ये बनारस के राजा थे बच्चों, इनको अवध से स्वतंत्रता दिलवा दिया। हालांकि बाद में ब्रिटिश कंपनी इसको अपने अंडर में कर लिया था और बाद में आपको बताएंगे कड़ा मानिकपुर को छीनकर फिर से अवध के नवाब को बेच दिया था, लेकिन अभी नहीं, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा किया था। चले आगे चलते हैं। तो एक तो ये संधि था इलाहाबाद की, और दूसरी इलाहाबाद की संधि के द्वारा आपको बताते हैं। 1765 में दूसरी संधि इलाहाबाद की हुई। तो बच्चे दूसरी संधि के द्वारा क्या किया गया वो आप देखें। 1765 में इलाहाबाद की सेकेंड शर्त या सेकेंड समझौता, वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1765 में द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद,
बच्चों इलाहाबाद की दूसरी संधि, यह संधि अगर आपसे पूछा जाए तो यह बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें लॉर्ड क्लाइव भी था और शालम सेकंड के बीच में हुआ था। शालम सेकंड के मध्य में हुआ, जो कि मुगल एम्परर था। अब आप देखिए, इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शालम सेकंड को कड़ा मानिकपुर दे दिया, अवध के नवाब से लेकर कड़ा मानिकपुर मुगल किंग को दे दिया। दूसरी शर्त यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुगल किंग शालम सेकंड से ले लिया और इसके बदले में मुगल किंग शालम सेकंड को 26 लाख रुपया सालाना पेंशन दिया था। सो दिस वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ दिस ट्रीटी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी gave ₹26 lakh pension per year to Mughal king Shalam II in lieu of Diwani of Bengal, Bihar and Orissa। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शालम सेकंड ने 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के बदले में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यह इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण मसौदा था। मेन पॉइंट इस समझौते का यही था बच्चों। अब मुगल किंग प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया प्राप्त करेगा, उसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी खुद कलेक्ट करवाएगी। तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जबकि अभी आप जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में जब समझौता किया, उस समय बंगाल का नवाब बच्चों मीर जाफर था, लेकिन मीर जाफर कुछ समय के बाद इसका देहांत हो गया था, तो उसका बेटा नवाब बना था नजमुद्दौला। मीर जाफर के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला फिर नवाब बना था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया, उस समय नजमुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम आपको ये बातें बता देते हैं लिख लिख कर, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो यह समझौता बेहद इंपॉर्टेंट था। एक और समझौता अवध के नवाब से तो कर ही लिया, मुगल किंग से शालम सेकंड से भी कर लिया। एक और समझौता आपको बताते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अपने अंडर में ले लिया, लेकिन अभी भी निजामत का मतलब होता है बच्चे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्षेत्रीय प्रशासन। निजामत का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यह सब निजामत कहलाता था। दीवानी कंपनी कलेक्ट कराएगी, निजामत अभी भी नवाब के अंडर में रहने दिया। उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को 53 लाख रुपया सालाना दिया था। चूंकि बिना पैसे के नवाब अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे स्थापित करेगा, पुलिस को कैसे पेमेंट देगा, तो इसके लिए ब्रिटिश कंपनी ने 53 लाख रुपया बंगाल के नवाब को प्रतिवर्ष दिया। 26 लाख रुपया
मुगल किंग शालम सेकंड को दिया दीवानी के बदले में, निजामत नवाब के पास रहने दिया। हालांकि ब्रिटिश कंपनी सुप्रीम अथॉरिटी बन गई थी, बिना ब्रिटिश कंपनी की सलाह के बंगाल का नवाब निजामत पावर को भी टच नहीं कर सकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्शन पर ही मीर जाफर ने थोड़े दिन तक काम किया, लेकिन जब उसका देहांत हो गया तो उसका बेटा नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी के डायरेक्शन पर उसने भी काम किया था। तो एक बात यह भी लिख सकते हैं कि ₹53 लाख, इतने ₹53 लाख पर एनम या पर ईयर was given to the Nawab of Bengal for निजामत। निजामत का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 53 लाख रुपया सालाना बंगाल के नवाब को निजामत के लिए दिया। चूंकि दीवानी पावर कंपनी के पास आ गई थी ना, इसलिए तो अब निजामत पावर नवाब के पास रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियल, सिविल, ये सब वो देखेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो हमने आपको ये बताए हैं। अब बच्चों आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। मुगल किंग, ऐसा मुगल किंग जो पेंशन पर आधारित हो गया, यह सवाल भी पूछा जाता है। तो ऐसा मुगल किंग जो कंपनी की कैद में रहा और जिसे कंपनी ने पेंशन दिया था, तो यह मुगल किंग शालम सेकंड था। इस बात को आप याद रखें। तो शालम सेकंड ओनली मुगल एम्परर प्रिजनर एंड पेंशनर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एकमात्र ऐसा मुगल शासक जो कि कंपनी की कैद में रहा एवं पेंशनर भी रहा। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो शालम सेकंड था। सो बच्चों, यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। द्वैध शासन प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली कहां पर स्टार्ट किया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चलाया, अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में था। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है एक प्रांत में दो हेड, एक ब्रिटिश कंपनी दीवानी पावर के लिए, दूसरा नवाब निजामत पावर के लिए, अर्थात एक प्रांत में डबल शासन, डबल पावर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के दीवानी के बारे में पता नहीं था कि भारत में लगान कलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है, वो तो सब पता नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी पावर तो ले लिया, लेकिन खुद कलेक्शन नहीं कराया, चूंकि उसको इंडिया के बारे में पता ही नहीं था। उसने दो भारतीय एक्सपर्ट को हायर किया, उनको मंथली वेतन दिया। राजा सिताब राय बिहार के दीवान अपॉइंट किए गए और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान अपॉइंट किया। ये दोनों दीवान ब्रिटिश कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे। इनके पास कोई पावर नहीं थी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको नौकर की तरह अपॉइंट किया था। यह दोनों लगान कलेक्ट करके ब्रिटिश कंपनी में जमा कराते थे। सो दे हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे डोंट हैव पावर। ऑल द पावर्स वाज कंसिस्टेड विद ब्रिटिश कंपनी इन बंगाल। सारी सत्ता, दीवानी पावर, सारी दीवानी पावर ब्रिटिश कंपनी के अंडर में थी। हालांकि वैसे निजामत पावर को भी टेकल करती थी, लेकिन इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन मुगल पैटर्न पर चलता था। तो नवाब के पास पूरी पावर थी, वह भारत में लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियरी, सिविल, इन सब को देखे। लेकिन लगान वाला, कलेक्शन वाला, रेवेन्यू वाला, फाइनेंशियल वाला सारा अधिकार ब्रिटिश कंपनी ने अपने अंडर में कर लिया था। यानी फाइनेंशियल पावर यानी दीवानी पावर, जितना भी लगान था सब कंपनी के अंडर में कलेक्ट किया जाता था। लेकिन आपको बताएं, ब्रिटिश कंपनी ने जो दोनों दीवान अपॉइंट किए थे, मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान, राजा सिताब राय को बिहार का दीवान, ये दोनों दीवान इतना पैसा अर्न कर गए कि ब्रिटिश कंपनी को पता ही नहीं चलने दिया। मुगलों के शासनकाल के पैटर्न पर लगान कलेक्ट करवाया, लेकिन दो इंडियन दीवान कंपनी के लिए जिम्मेदार थे। यदि कोई किसान लगान नहीं देता तो ये दोनों दीवान अपने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश फोर्सेस को बुलाती और किसानों को डंडे डंडे मरवाती। यानी कुल मिला के मार पीट कर किसानों से लगान कलेक्ट करना ये इनका ड्यूटी था। लगान कलेक्ट करते ये इनमें खूब भ्रष्टाचार किया था। हालांकि बाद में 1772 में 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आया तो वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों दीवान को हटा दिया। डायरेक्टर के आदेश पर ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों दीवान को हटा दिया और इन दोनों दीवानों को कैद करके इन दोनों दीवानों पर मुकदमा चलाया था। इसलिए क्योंकि इन दोनों दीवानों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जम करके लूट खसोट किया था, जम करके करप्शन किया था। बाद में इन पर दोनों मुकदमा भी चला था। सो बच्चों, लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में चलाया, यह लॉर्ड क्लाइव का ही देन है। ठीक है ना? तो आप देखें, कहीं डाउट है तो बताएं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। बोलिए। ओके। तो बच्चों, यह पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएं।